हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको मिलते हैं द हिंदू डेली एडिटोरियल जो होता है, उससे वोकैब सेलेक्ट करते हैं, उनको यहाँ पर रखते हैं और ये वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। एग्जाम में आपको यही वोकैब एज इट इज़ रखी हुई मिलती है। उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एंटोनिम्स देखते हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं और इसी क्लास में आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिलती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, एक ही क्लास में आपको सारा कुछ डेली बेसिस पर मिल जा रहा है, तो ये कंप्लीट पूरी वोकैब इसमें कवर हो जाती है। एक ही क्लास से आप सब कुछ पढ़ जाते हैं डेली बेसिस पर। और जब आप चीज़ों को डेली पढ़ते हैं तो डेली डेली पढ़ते पढ़ते चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर गैदर हो जाती हैं, तब आप आसानी से वोकैब को मास्टरी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार में जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें तरीके से समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन याद नहीं होंगी। तो याद करने के लिए मैंने इसमें खास एक मेथड लगाया है, ट्रिकी एमसीक्यूज़। मैं इन सभी का जो आप पढ़ेंगे डेली, उसका ट्रिकी एमसीक्यूज़ बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, जिसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी। ओके। उसके अलावा भाई, बेनिफिशरीज कौन है, किन को ये क्लास बेनिफिट देगी? एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एसएससी का जो इंग्लिश आ रही है, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस और यूपीएससी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास रहती है ये। और एग्जाम ओरिएंटेड इसमें पढ़ाया जाता है, इसलिए फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्रैक्टिस के बाद तो चीज़ें इसी क्लास में आपको रट जाएंगी, ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने, क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देख लेना है। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करना और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं अब क्लास को। वोकैबुलरी, चर्न, पहला वर्ड है चर्न। वर्ब होता है मथने को या फिर जोर से हिलाने को बोलते हैं चर्न करना। टू स्टिर और शेक विगरसली। द वॉशिंग मशीन चर्न द क्लोथ्स विद ग्रेट फोर्स। वॉशिंग मशीन क्या करती है? चर्न करती है क्लोथ्स को, वो हिलाती है ना, बहुत जोर से हिलाती है, मथती है उसको, तो वही होता है चर्न करना, मतलब मथना। तो वॉशिंग मशीन क्या करती है? क्लोथ्स को चर्न करती है बहुत ग्रेट फोर्स के साथ में। एजिटेट करना, स्टिर करना और मिक्स करना, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप एजिटेट को मार्क करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो मथ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको सेटल करा जा रहा है, वैसे का वैसा रखा जा रहा है, स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है, और काम एकदम शांत है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव होता है कि एडजेक्टिव, कथित को या फिर माने जाने वाली बात को बोलते हैं प्यूटेटिव। जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेड टू बी, कोई चीज़ जनरली कंसिडर करी जा रही है, चली आ रही है, उसको बोलते हैं प्यूटेटिव। ही इज़ द प्यूटेटिव फादर ऑफ द चाइल्ड बट अ डीएनए टेस्ट विल कन्फर्म इट। वो क्या है? कथा कथित है ना, कथा कथित वो क्या है? फादर है चाइल्ड का, लेकिन ए डीएनए टेस्ट विल कन्फर्म इट, एक डीएनए टेस्ट उसको कन्फर्म करेगा कि वही इसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। सिनोनिम देखो, सपोज्ड है कोई चीज़, मान रखी है कोई चीज़, प्रिज्यूम कर रखा है और अज्यूम कर रखा है, तीनों सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपने मान रखी है बात, केवल मानी हुई है, वो फैक्ट नहीं है, लेकिन बस आपने मान रखा है। लेकिन दूसरी तरफ कंफर्म्ड है, एकदम कंफर्म हो चुका है, डेफिनेट है, एकदम सर्टेन है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्कैटर। वर्ब होता है बिखेरने को या फिर छितराने को बोलते हैं स्कैटर करना। टू डिस्पर्स और स्प्रेड वाइडली, एकदम चीज़ों को फैला देना, उसी को बोलते हैं बिखेर देना, फैला देना, वही होता है स्कैटर। द विंड स्कैटर्ड द लीव्स ऑल ओवर द गार्डन। विंड ने, हवा ने क्या करा है? स्कैटर कर दिया, फैला दिया पत्तियों को ऑल ओवर द गार्डन। हवा चलती है तो गार्डन, बगीचे में क्या, जितनी भी पेड़ों की पत्तियां हैं वो सब चारों तरफ क्या हो जाता है? बिखर जाती हैं, तो स्कैटर हो जाती हैं। डिस्पर्स, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, और डिसिपेट, डिसिपेट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तीनों का मीनिंग वही है, बिखेरना या फिर फैलाना। डिसिपेट को मार्क करेंगे और डिस्पर्स को भी मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई बिखेरा जा रहा है ना, छितरा रहे हो आप, चीज़ों को फैला रहे हो। दूसरी तरफ कलेक्ट करा जा रहा है, इकट्ठा करा जा रहा है, गैदर इकट्ठा करा जा रहा है, और असेंबल, तीनों का मीनिंग सेम है, इकट्ठा करना। इसमें से आप असेंबल मार्क कर लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है पेव। वर्ब होता है मार्ग बनाने को या फिर समतल करने को बोलते हैं पेव। टू कवर अ सरफेस विद मटेरियल, मटेरियल से किसी सरफेस को कवर करना। एस्पेशली टू मेक ए रोड, रोड बनाना। तो रोड बनती है, रोड बनने से पहले बहुत सारी चीज़ें उस पर बिछाई जाती हैं, उसको समतल करा जाता है, एकदम मार्ग बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ना पेव करना। द गवर्नमेंट प्लान्स टू पेव द विलेज रोड्स बिफोर द मानसून। गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है कि वो पेव करेगी, मतलब क्या, सड़क बनाने की तैयारी करेगी। द विलेज रोड्स, रोड्स गाँव की रोड्स को, बिफोर द मानसून, मानसून आने से पहले। तो सरफेस हो गया इसका सिनोनिम। कंस्ट्रक्ट और स्मूथ, एकदम स्मूथ हो गई है कोई चीज़, क्या, पेव कर दिया उसको, ठीक है, तीनों हो जाती हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा मार्ग बनाया जा रहा है, समतल करा जा रहा है, इसको स्मूथ करा जा रहा है, दूसरी तरफ इरोड कर रहे हैं।
रफन करा जा रहा है, रफ रफ होता है ना, रफ एकदम भद्दा भद्दा करा जा रहा है और डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो पेव आप तो मार्ग बना रहे हो लेकिन दूसरी तरफ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला है कॉम्बेटिव। एडजेक्टिव होता है लड़ाकू को बोलते हैं, है ना। झगड़ालू अगर कोई है तो वो क्या है, कॉम्बेटिव है, कॉम्बैट कर रहा है वो। इज ईगर टू फाइट और आर्ग्यू। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ईगर है फाइट करने के लिए या फिर आर्ग्यू करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्बेटिव। हिज कॉम्बेटिव एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट टू हैव अ पीसफुल डिस्कशन। उसका जो कॉम्बेटिव एटीट्यूड है, झगड़ालू लड़ाकू एटीट्यूड है, मेड इट डिफिकल्ट, उसने मुश्किल बना दिया है टू हैव अ पीसफुल डिस्कशन, कि भाई कोई भी शांतिपूर्ण डिस्कशन हो ही नहीं पाता है, हर चीज़ आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। तो कॉम्बेटिव क्या है, भाई झगड़ालू प्रवृत्ति का हो गया है वो। अग्रेसिव है, बेलिजरेंट है और होस्टाइल है। इसमें से आप बेलिजरेंट मार्क करेंगे, होस्टाइल भी मार्क कर लीजिए। तो ये दोनों हो जाते हैं, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो झगड़ालू है, लड़ाकू है, दूसरी तरफ क्या, पीसफुल, एकदम शांत है, काम है, अग्रीएबल है, मतलब चीज़ों को एग्री करता है ना, वो झगड़े में नहीं है, अग्री करता है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिवाइव। वर्ब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइव तो मैंने बहुत बार बता दिया, ये द हिंदू का फेवरेट वर्ड है, ये द हिंदू में रोज आपको देखने को मिलेगा। पुनर्जीवित करना या फिर से जीवित करना, उसको बोलते हैं रिवाइव। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में, होश में या फिर लाइफ में दोबारा से किसी चीज़ को वापस लाना, वही होता है रिवाइव। द डॉक्टर ट्राइड टू रिवाइव द अनकॉन्शियस पेशेंट। डॉक्टर ने क्या ट्राई करा है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट था, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, जो बेहोश पेशेंट था उसको रिवाइव करने का, उसको पुनः से दोबारा से होश में लाने का उसने, डॉक्टर ने ट्राई करा है। रिस्टोर करना, रिजोविनेट करना, रिससिटेट करना, तीनों उसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। रिजोविनेट को और रिससिटेट को आप मार्क कर लेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये। अच्छा, एक तरफ तो पुनर्जीवित करा जा रहा है, उसको दोबारा से होश में लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, किल मार दे रहे हैं, और सप्रेस दमन कर दे रहे हैं उसका। तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है राइवलरी। नाउन होता है प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतिद्वंदिता को बोलते हैं राइवलरी। कंपटीशन है फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए कंपटीशन है या फिर सुपीरियरिटी के लिए कंपटीशन हो रहा है, उसको बोलते हैं राइवलरी। एक तरीके की दुश्मनी नहीं है लेकिन विरोध है ना, अगेंस्ट है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, वो एक दूसरे की क्या है, राइवलरी है उनके बीच में। अब राइवलरी ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर दुश्मनी है, भाई खेल में क्या दुश्मनी होगी, लेकिन क्या राइवलरी है, मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा कंपटीशन है। द राइवलरी बिटवीन द टू कंपनीज हैज़ इंटेंसिफाइड ओवर द ईयर्स। जो राइवलरी है ना दो कंपनी के बीच में, जो झगड़ा है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, बढ़ गया है ओवर द ईयर्स, सालों में। कंपटीशन होना, कंटेस्ट होना और फ्यूड होना, फ्यूड को आप मार्क करेंगे, प्रतिस्पर्धा से ही मतलब होता है इनका। अच्छा, एक तरफ तो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या, कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, हार्मनी में, एकदम सामंजस्य से साथ में काम कर रहे हैं, और अग्रीमेंट है। तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। मार्जिनल एडजेक्टिव होता है सीमांत या फिर नगण्य, बहुत छोटा सा पार्ट है ना, कोई बहुत मामूली सा, उसको बोलते हैं मार्जिनल। ऑफ मिनिमल इंपॉर्टेंस, बहुत ना के बराबर उसकी इंपॉर्टेंस है, और सिचुएटेड एट द एज, बिल्कुल किनारे पर है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। द न्यू पॉलिसी विल ओनली हैव अ मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो नई पॉलिसी है ना, उसका केवल इकोनॉमी पर उसका अर्थव्यवस्था पर एक मार्जिनल इम्पैक्ट रहेगा, बस बहुत मामूली, ना के बराबर उसका इफेक्ट रहेगा। तो मार्जिनल क्या है, बहुत ना के बराबर, मामूली सा। स्लाइट, बहुत हल्का सा, इनसिग्निफिकेंट, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, और मिनिमल, बहुत थोड़ा सा। तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। भाई एक तरफ तो बहुत थोड़ा सा है ना, बहुत उसकी ना के बराबर इंपॉर्टेंस है, दूसरी तरफ क्या, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल है, बिल्कुल केंद्रित है चीज़ें, बीच की है चीज़, तो भाई जो चीज़ सेंटर में होती है उसका तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और मेजर है, काफ़ी बड़ा है। तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है ब्रिंक। नाउन होता है किनारे को बोलते हैं या फिर कगार को बोलते हैं। द एक्सट्रीम एज ऑफ समथिंग, किसी का बिल्कुल किनारा है, स्पेशली अ डेंजरस सिचुएशन, तो उसको बोलते हैं ब्रिंक, मतलब कगार। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। कंट्री, जो देश था, वो कहाँ पर था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक आर्थिक कोलैप्स पर, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस होने की ब्रिंक पर थी, कगार पर थी। एज होना, वर्ज इसका बिल्कुल बढ़िया एंटोनियम है, सिनोनियम है, इसको मार्क करेंगे। वर्ज का मतलब भी वही है, कगार होना, और थ्रेशोल्ड भी वही है, तो थ्रेशोल्ड, वर्ज और एज भी मार्क कर लो, तीनों बहुत अच्छे सिनोनियम इसमें हैं। अब एक तरफ तो बिल्कुल किनारा है, कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ का सेंटर एकदम बीच में है, मिडल में है, और सेफ्टी है। भाई किनारा कगार पर है ना, कोई चीज़ तो वो तो गिर सकती है, लेकिन सेफ्टी क्या है दूसरी तरफ, तो वो हो गया इसका एंटोनियम। तीनों एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे देखिए, हैपेंस्टेंस। हैपेंस्टेंस क्या होता है भाई, नाउन होता है, संयोग को बोल देते हैं हैपेंस्टेंस, आकस्मिक घटना है, चांस अकरेंस और इवेंट, अचानक से कोई चीज़ हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हैपेंस्टेंस, संयोग। बाय शेयर हैपेंस्टेंस,
दे मेट अगेन आफ्टर 20 ईयर्स बाय शेयर हैपन्सटेंस, एकदम अचानक से सहयोग से दे मेट अगेन, वो दोबारा से मिल गए आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद। कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट और फ्लूक, तीन इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। इसमें से आप फ्लूक को मार्क करेंगे। कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट का आपको पता होगा। अच्छा, एक्सीडेंट क्या होता है भाई? अचानक से तो होता है एक्सीडेंट, ऐसा थोड़ी ना कि प्लानिंग चल रही होती कि भाई ठीक है एक्सीडेंट होगा। आप रोड पर चल रहे हो, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका हैपन्सटेंस है, अचानक से हो गया, आकस्मिक है। एक तरफ तो संयोग है, आकस्मिक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या प्लान है, प्लान करा गया पहले से, इंटेंशन है, मनसा से करेगी यह चीज़, और सर्टेनिटी है, पहले से सर्टेन था कि ऐसे ऐसे होगा। तो तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है इनसरमाउंटेबल। एडजेक्टिव होता है अपरिवर्तनीय, अजेय है कोई चीज़ जिसको आप, असाध्य है जिसको आप साध नहीं सकते, जीत नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल, 4 वर्ड से बना है इनसरमाउंटेबल। ओके। द टू ग्रेट टू बी ओवरकम, बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। द टीम फेस्ड व्हाट सीम्ड लाइक एन इनसरमाउंटेबल चैलेंज, टीम ने क्या फेस करा है, एक ऐसे चीज़ को, ऐसे चैलेंज को फेस करा है, वो कैसा था? इनसरमाउंटेबल चैलेंज, जो अजय था, जिसको चैलेंज को आप जीत नहीं सकते। अनबीटेबल था, अनकॉन्करेबल था और ओवरवेलमिंग था। अन लगा है, बीट एबल, जिसको आप बीट नहीं कर सकते, जिसको आप मात नहीं दे सकते, अनबीटेबल हो गया। अनकॉन्करेबल, 3 वर्ड से बना, अन, कॉन्कर और एबल, ठीक है, यहाँ से और यहाँ 3 वर्ड्स में बन गया। अन मतलब नेगेटिव हो गया, कॉन्कर जिसको आप कॉन्कर जीत नहीं सकते, तो जीतने लायक नहीं है कोई चीज़ जिसको जीत नहीं पाओगे, वही होता है अनकॉन्करेबल और ओवरवेलमिंग। ठीक है। अब एक तरफ तो देखो अपरिवर्तनीय है, अजेय है, असाध्य है, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। कॉन्करेबल है, आप उसको कॉन्कर कर सकते हो। फिजिबल है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन नाउन होता है, विरोधाभास को या असंगति को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। भाई कोई एक बात बोली, किसी व्यक्ति ने एक बात बोली और जैसे ऐसे बोला उसने कि मैं शुगर नहीं खाता, और अगले ही पल उसने, जैसे ही उसके सामने कुछ मीठा आया उसने खा गया, तो वो उसने क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया बात को। आर डायरेक्ट अपोजिशन बिटवीन टू थिंग्स, हिज स्टेटमेंट्स वर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड लैक्ड क्लैरिटी। हिज स्टेटमेंट, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, वर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वो विरोधाभास से भरे थे, एंड लैक्ड क्लैरिटी, और उनके अंदर क्या थी? क्लैरिटी की कमी थी। लैक होता है कमी होना। इनकंसिस्टेंसी थी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इनकंसिस्टेंसी थी। पैराडॉक्स था और कन्फ्लिक्ट, तीनों इसके सिनोनिम्स आते हैं। पैराडॉक्स को मार्क कर लेंगे, कन्फ्लिक्ट को भी मार्क कर लेंगे। ठीक है जी। अब अच्छा देखो, एक तरफ तो विरोधाभास है, चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं, एक बात कही जा रही है, दूसरी को काटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या? अग्रीमेंट है, चीज़ें अग्री कर रही हैं, हार्मनी में है, सामंजस्य में है चीज़ें, और कंसिस्टेंसी में है। तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला देखिए, अलाक्रिटी नाउन होता है, उत्साह और तत्परता को बोलते हैं अलाक्रिटी। चेयरफुल, रेडीनेस और ईगरनेस, एकदम उत्सुकता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, कोई किसी काम को करने के लिए उत्सुक है, उसी को बोलते हैं अलाक्रिटी। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर विद ग्रेट अलाक्रिटी, मतलब क्या? उसने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एंथुसियाज्म होना, विलिंगनेस और ईगरनेस, तीन इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो उत्साह है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, जिज्ञासा है, दूसरी तरफ क्या? रिलक्टेंस है, रोका जा रहा है, झिझक हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, और अनविलिंगनेस है, इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के चीज़ों को करा जा रहा है। तीनों हो जाते हैं क्या? एंटोनिम्स। इसमें से आप रिलक्टेंस को मार्क कर लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। चलिए फिर अब करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और शुरू करने से पहले अगेन बता देता हूँ, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वहाँ से ज़रूर हर एग्जाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर आते हैं, उनको आप ज़रूर देखिए और अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करिए। 40 विंग्स, थोड़ी देर झपकी। देखो 40 को बता देता हूँ मैं। देखो 40 में ना ज़्यादा हम क्या करते हैं, FOURTY ये लिखने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत गलत स्पेलिंग होती है। 4 ठीक है, फोर्थ में भी ठीक है, लेकिन जब 40 आप लिखेंगे तो फिर यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, 40 में आप यू नहीं लगाएंगे। चलिए भाई, 40 विंग्स। 40 विंग्स क्या होता है? थोड़ी देर की झपकी। आप थोड़ी देर के लिए नैप ले रहे हो, है ना, आप थोड़ी देर के लिए सो जा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? 40। ऐसे मान के चलो कि आप 40 विंग्स, जैसे घड़ी टिक 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 करती है ना, तो उसको विंग्स मान लो, बस घड़ी 40 बार टिक टिक करेगी 40 सेकंड के लिए, और आपकी आँख खुल जाएगी। तो मतलब क्या? 40 विंग्स आप केवल शॉर्ट टाइम के लिए सो रहे हो, नैप ले रहे हो। ही टुक 40 विंग्स बिफोर हेडिंग टू द पार्टी। उसने क्या? एक छोटा सा नैप लिया है बिफोर हेडिंग टू द पार्टी, पार्टी में जाने से पहले। फ्रेंच लीव, बिना बताए अनुपस्थित होना। लिविंग विदाउट परमिशन और नोटिस। ऑफिस में जॉब करता है कोई व्यक्ति और अचानक से फ्रांस चला गया,
है ना, और अचानक से फ्रांस चला गया और वहाँ से मैसेज कर रहा है कि आई एम ऑन लीव, मतलब क्या, बिना परमिशन के घूमने चला गया, बिना परमिशन के, बिना नोटिस के वो चला गया लीव पर। फ्रेंच लीव वही होता है। ही टूक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज बॉस, तो उसने क्या, बिना बताए छुट्टियाँ ले ली अपने ऑफिस से, अपने बॉस को बिना इन्फॉर्म करे हुए। फ्रिंज बेनिफिट्स तो अतिरिक्त लाभ को बोलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी तो मिलती ही हमको, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हाउसिंग अलाउंस मिल जाते हैं, है ना, या फिर कोई और जैसे टीए मिल जाता है। मान लो आपको कोई कैब घर से लेकर और ऑफिस तक छोड़ के आए, तो वो क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स है वो। द कंपनी प्रोवाइड्स फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या है, वो फ्रिंज बेनिफिट्स है। एंड बोनसेस, अच्छा फ्रिंज बेनिफिट्स को आप फ्री बेनिफिट से समझ सकते हो, अतिरिक्त लाभ है, फ्री है, साथ में मिल रहा है वो उसके, है ना, फ्रिंज बेनिफिट्स वही हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। फ्रॉम हैंड टू माउथ का तो पता होगा, हाथ से हम क्या करते हैं भाई, हाथ से हम कमाते हैं और मुंह से हम खाते हैं। तो अगर आपका फ्रॉम हैंड टू माउथ हो रहा है तो मतलब क्या, आप कमा रहे हो और खा रहे हो, बस किसी तरीके से आपका जीवन चल रहा है, मुश्किल से गुजर बसर करना, लिविंग विद जस्ट एनफ मनी टू सर्वाइव, बस इतना पैसा है आपके पास कि बस आप किसी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हो, मतलब मुश्किल से आपका गुजर बसर हो रही है। मैनी डेली वेज वर्कर्स, जो डेली वेज के वर्कर्स होते हैं जो रोज कमाते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो क्या करते हैं, बस मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, कमाते हैं, एक तरफ से कमाते हैं और दूसरी तरफ खा जाते हैं उसको, तो वही है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। C2 का मतलब होता है ध्यान देना, देखभाल करना। टू टेक केयर ऑफ समथिंग, कैन यू सी टू द गेस्ट वाइल आई प्रिपेयर द फूड, क्या आप गेस्ट की, मेहमानों की देखभाल कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी जब खाना बना रही हूँ तो आप उस टाइम देखभाल कर सकते हो क्या कि मेहमानों की, तो ये बोल रही है। तो C2 का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना। सेल ऑफ, कम कीमत पर बेचने का मतलब होता है सेल ऑफ। टू सेल समथिंग चीपली और क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी आनंद फानंद में बेचना या फिर बहुत ज़्यादा सस्ता बेच देना, वो होता है सेल ऑफ करना। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑफ इट्स ओल्ड स्टॉक एट डिस्काउंटेड प्राइस, कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि वो सेल ऑफ कर देगा, बेच देगी किस चीज़ को, अपने ओल्ड स्टॉक को, एट डिस्काउंटेड प्राइस मतलब क्या, कम कीमत पर बेचेंगे। सेल ऑफ मतलब कम कीमत पर बेचना। सेल आउट तो मतलब पूरी तरह से बिक जाना कोई चीज़। टू सेल ऑल अवेलेबल स्टॉक, द टिकट्स फॉर द कंसर्ट सोल्ड आउट, सोल्ड मतलब इसकी सेकंड फॉर्म लगाई है सेल की, तो टिकट जो थे कंसर्ट के वो सोल्ड आउट हो गए थे विद इन मिनट्स में। तो कोई मूवी रही होगी काफ़ी ज़्यादा, कॉन्सर्ट की बात हो रही है, तो किसी बड़े से सिंगर का, म्यूजिशियन का कॉन्सर्ट रहा होगा, तो एकदम से क्या हो गया, वो सेल आउट हो गया, मतलब क्या, पूरी तरह से कंप्लीटली बिक गया एकदम से। सेंड डाउन, किसी को निलंबित करना या नीचे भेजना। टू सस्पेंड और डिसमिस समवन, द यूनिवर्सिटी सेंड डाउन द स्टूडेंट फॉर ब्रेकिंग रूल्स, रूल्स ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट को क्या कर दिया, सेंट डाउन मतलब क्या, उसको सस्पेंड कर दिया। तो सेंड डाउन मतलब सस्पेंड करना। यहाँ देखो SENT हो गया, तो सेंड का सेकंड फॉर्म हो जाता है सेंट। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और अगेन शुरू करने से पहले बताता हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में मिलते हैं, आप जाइए और उसको चेक करिएगा और उसको ज़रूर पढ़ें और आपके 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर हो जाएंगे। पहला वर्ड है बुरिश, एडजेक्टिव होता है असभ्य, गंवार को बोलते हैं बुरिश, रूड एंड इनसेंसिटिव। हिज बुरिश बिहेवियर अनॉयड एवरीवन एट द पार्टी, पार्टी में उसके जो उसका बुरिश बिहेवियर था, काफ़ी ज़्यादा असभ्य गंवार वाला बिहेवियर था, उसने सबको अनॉय कर दिया, परेशान कर दिया। ठीक है जी, चलिए बुरिश हो गया। बायोप्सी नाउन होता है उत्तक परीक्षण, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू सैंपल। देखो बायोप्सी क्या होता है, एक टिश्यू होती है, उसको मेडिकली एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं बायोप्सी। द डॉक्टर कंडक्टेड अ बायोप्सी टू चेक फॉर कैंसर सेल्स, डॉक्टर ने क्या करा है, कंडक्ट करा है एक बायोप्सी, एक काफ़ी ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन होती है, एग्जामिनेशन होता है टू चेक द कैंसर सेल्स को चेक करने के लिए, बायोप्सी हो गई। चलिए अगला देखिए, बोवर नाउन होता है छायादार स्थान को, गुफा नुमा बगीचे को बोलते हैं बोवर। अ शेडी प्लेस इन अ गार्डन और फॉरेस्ट, गार्डन में एक शेडी प्लेस होता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं बोवर। दे सेट इन अ बोवर, वो क्या, वो एक छाँव में बैठ गए, है ना, गार्डन में कोई छाँवदार वो शेड होगा उसमें बैठ गए। एन्जॉइंग द कूल ब्रीज, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, एन्जॉय क्या कर रहे थे, कूल ब्रीज, ठंडी ब्रीज होते हवा, तो ठंडी हवा को वो क्या कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। तो बोवर हो गया, मतलब क्या, एक छायादार स्थान। बॉन्ड तो सबको पता होगा, नाउन होता है बंधन को या संबंध को बोलते हैं बॉन्ड। अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स, चीज़ों के और लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड, बंधन। द मदर एंड चाइल्ड शेयर एन अनब्रेकेबल बॉन्ड, मदर और चाइल्ड का कैसा बॉन्ड होता है भाई, अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है, वो कभी टूटता ही नहीं है। माँ बेटे का कभी, कोई माँ या बच्चे का, बेटा भी नहीं बोलेंगे, चाइल्ड है ना, तो उसमें तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो माँ का और बच्चे का अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है,
वो कभी नहीं टूटता है, वैसा संबंध होता है, बॉन्ड, संबंध। चलिए भाई, हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली हैं, एक ही इसी क्लास में हो गया सब कुछ। अब हम देखते हैं, अब हम वो काम करते हैं जिसके बाद सारा कुछ आपको अभी याद हो जाएगा। हम करते हैं वो खतरनाक काम, वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। इन सभी को जो भी पढ़ा है इनको ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको अभी याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई साहब, एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम पूछा है चर्न का। चर्न का मतलब क्या होता है? मथना किसी चीज़ को। तो एजिटेट करना, स्टिर करना, सेटल करना या मिक्स करना। देखो एंटोनियम पूछा है ना, एंटोनियम पूछा है। अगर आप चर्न कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो और एजिटेट कर रहे हो। लेकिन उसका पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका उल्टा। चर्न मतलब हिला रहे हो उसको, लेकिन सेटल क्या हो? एकदम उसको सेटल कर दे रहे हो, एक जगह रख दे रहे हो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स रेप्यूटेड टू बी ट्रू बट नॉट कन्फर्म। कोई चीज़ ट्रू मानी जाती है लेकिन है नहीं, कन्फर्म नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? प्यूटेटिव होता है ना वो तो, प्यूटेटिव। प्यूटेटिव क्या होता है भाई? रिप्यूट करा गया उसको कि भाई वो ट्रू है लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ, तो वही हो गया। कंपेटिव तो झगड़ालू होता है, ब्रिंक भी नहीं है, बोरिश भी नहीं है, ये तो अलग है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्यूटेटिव। स्कैटर का मीनिंग पूछ रहा है अपोजिट, मतलब एंटोनियम पूछ रहा है। स्कैटर का मतलब होता है फैलना या फिर बिखेरना। डिस्पर्स, स्प्रेड और डिसिपेट तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो असेंबल बचता है ना, असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है, इसलिए असेंबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेव द वे, अगर आप बोल रहे हो पेव द वे तो आप क्या कर रहे हो? मेक समथिंग ईजियर बना रहे हो किसी चीज़ को, हो सकता है। डेस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे, ऑब्स्टेकल भी नहीं लगा रहे, आप बाधा डाल रहे हो क्या? नहीं। तो कन्फ्यूज कर रहे हो? नहीं। किसी चीज़ को ईजी बना रहे हो, स्मूथ बना रहे हो, वही तो होता है पेव करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट। एक पर्सन जो हमेशा फाइट के लिए तैयार है वो कौन है? बुरिश है? नहीं, वो तो असभ्य गंवार को बोलते हैं ना बुरिश। तो कॉम्बेटिव, हाँ कॉम्बेटिव है, वो कम्बैट के लिए तैयार है, एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार है। मार्जिनल तो मामूली सा होता है। प्यूटेटिव होता है जिसको बस माना जा रहा है, वो सत्य नहीं है। डी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कॉम्बेटिव। वही होता है जो हमेशा लड़ता है। रिवाइव का मतलब दोबारा से उसको पुनर्जीवित कर देना, तो सिनोनियम इसका पूछा है। डिस्ट्रॉय करना तो इसका एंटोनियम हो गया। रिससिटेट, सप्रेस या फिर कोंकर। तो रिवाइव का मतलब बता दो भाई क्या होगा? रिससिटेट हो जाएगा। सप्रेस, दमन तो नहीं कर रहे, दोबारा से उसको जीवित कर रहे हैं। कॉन्कर भी नहीं कर ले रहे और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे। रिससिटेट का मतलब वही होता है दोबारा से किसी चीज़ को खड़ा करना, दोबारा से उसको जीवित करना, शुरू करना। राइवलरी का तो पता होगा भाई। राइवलरी क्या काम? प्रतिद्वंद्विता, कॉम्पिटिशन है। कोऑपरेशन तो है नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं है और इंडिफरेंस भी नहीं है, कॉम्पिटिशन है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ मिनिमल इंपॉर्टेंस, बहुत कम इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की अगर है, मामूली सा है कोई चीज़, तो वो तो मार्जिनल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनसरमाउंटेबल नहीं है, एलाक्रिटी नहीं है, ब्रिंक नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर, कोई अगर किसी के ब्रिंक पर है, मतलब क्या? कगार पर है फेलियर की, इट मीन्स दे आर सक्सेसफुल। नहीं, सक्सेसफुल नहीं है, दे आर अबाउट टू फेल। हाँ यही है, वो फेल होने की कगार पर है, अबाउट टू फेल होने ही वाले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। ऑलरेडी फेल नहीं हो गए हैं, होने वाले हैं। दे आर कन्फ्यूज नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे आर अबाउट टू फेल, वही होता है ब्रिंक, कगार पर होना। हैपेंस्टेंस, हैपेंस्टेंस क्या? एकदम कोइंसिडेंस हो गया, अचानक से संयोग से हो गई कोई चीज़। प्लान्ड इवेंट तो है नहीं, डेलिब्रेट एक्शन भी नहीं है, फॉल्स बिलीफ भी नहीं है। फॉल्स बिलीफ तो नहीं, ये नहीं है। प्लान्ड भी नहीं है, देखो कोइंसिडेंस है, अचानक से संयोग से हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल का मीनिंग बताओ भाई। इजीली सोल्व हो गया कोई चीज़? नहीं, इनसरमाउंटेबल तो वो है ना जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, वही तो होता है इनसरमाउंटेबल। डिफिकल्ट बट पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं है। इम्पॉसिबल टू ओवरकम, आप उसको ओवरकम कर ही नहीं सकते, वो होता है इनसरमाउंटेबल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब पूछ रहा है भाई। विरोधाभास को बोलते हैं ना। एग्रीमेंट तो है नहीं, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, सपोर्ट एविडेंस भी नहीं है। कन्फ्लिक्ट है दो स्टेटमेंट के बीच में, एक स्टेटमेंट बोला है उसका दूसरा उसका उल्टा बोल दिया। बी ऑप्शन करेक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन वही होता है, विरोधाभास। समवन हु एक्सेप्ट्स एन ऑफर विद अलैक्रिटी डज सो विद अलैक्रिटी, क्या? उत्सुकता से, है ना, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा के साथ में। हेजिटेशन नहीं है, फियर नहीं है, अनविलिंगनेस नहीं है, एंथुसियाज्म के साथ चीज़ों को करा जा रहा है, एक्सेप्ट करा जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 40 विंग्स तो नैप है, एक छोटी सी, डीप स्लीप नहीं है, एक शॉर्ट नैप है। बी ऑप्शन करेक्ट। छोटे से नैप को बोलते हैं कि भाई 40 घड़ी की जब 40 टिक टिक हो जाएंगी 40 विंग्स, बस तभी आप उठ जाओगे, तो वो एक शॉर्ट नैप है, छोटी सी नींद। फ्रेंच लीव, भाई आप बिना बताए फ्रांस चले गए, तो वह क्या? बिना बताए। आस्किंग फॉर परमिशन नहीं, लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग, यहाँ यही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। लीव ले ली आपने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। बी ऑप्शन करेक्ट है।
फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट मतलब फ्री के बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल पर्क्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो पर्क्स मिलते हैं एडिशनल, उन्हीं को बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से कमाया और मुंह से खा लिया, मतलब क्या, आप बस मुश्किल से गुजारा चल रहा है आपका। लग्जूरियस लाइफ तो हम नहीं जी रहे, लिविंग विद जस्ट एनफ मनी टू सर्वाइव, हाँ यही हो जाएगा, बस आपके पास इतना पैसा है कि आप सर्वाइव कर सकते हो। वर्किंग टायरलेसली भी नहीं है और स्पेंडिंग मनी केयरलेसली भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। C2 का मीनिंग पूछा है भाई, C2 का क्या मीनिंग होता है बताइए। इग्नोर करना किसी को, टेक केयर करना, या फिर रिमूव कर देना कोई चीज़, या फिर आर्ग्यू करना। C2 का मतलब क्या है भाई? C2 का मतलब होता है किसी की टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। बी ऑप्शन करेक्ट। अगर कोई कंपनी सेल ऑफ कर रही है अपने स्टॉक को, तो वो क्या कर रही है? सेल कर रही है हायर प्राइस पर नहीं बेच रही, लोअर प्राइस पर बेच रही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिव इट अवे फॉर, नहीं फ्री में नहीं दे रही, इंक्रीज भी नहीं कर रही। सेल ऑफ करना मतलब कम पैसे पर, कम दाम पर चीज़ों को बेचना। सेल आउट का मतलब है पूरी तरीके से बेच देना किसी चीज़ को। अगर एक स्टोर है, उसमें कोई आइटम सेल आउट हो गया, मतलब क्या, वो कंप्लीटली बिक गया, अब बचा ही नहीं है। दे रिफ्यूज टू सेल, नहीं मना तो नहीं करा उन्होंने। दे हैव सोल्ड ऑल द स्टॉक, हाँ सारा स्टॉक बिक गया, वही तो हो गया, सेल आउट हो गया बिल्कुल। अब सेल आउट हो गया मतलब वो, आप वहाँ पर गए और आपने पूछा कि भाई ये सामान दे दो, उन्होंने कहा भाई सेल हो गया आउट, अब आप आउट हो जाइए, अब यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी। बी ऑप्शन करेक्ट। और सेल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? आपको कम दाम पर दे दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी बना हुआ है, उसको फिर बेचना पड़ेगा। इफ़ ए स्टूडेंट इज सेंट डाउन, अगर एक स्टूडेंट को सेंट डाउन करा गया यूनिवर्सिटी से, तो मतलब क्या, उसको सस्पेंड कर दिया गया ना, उसको तो फिर प्रमोट नहीं करा, स्कॉलरशिप नहीं दी गई, सस्पेंड कर दिया गया और डिसमिस कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को करा है सेंट डाउन, तो मतलब क्या, उसको सस्पेंड करा है। अ रूड एंड इनसेंसिटिव पर्सन इज कॉल्ड, एक रूड है, इनसेंसिटिव पर्सन है, असभ्य है, गंवार टाइप का आदमी है, तो वो तो ब्यूरिश होता है, बुरिश। एक मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ टिश्यू के एक मेडिकल एग्जामिनेशन को, जिससे कि डिसीज का पता लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी होता है वो भाई। बोवर तो असभ्य होता है, ब्रिंक होता है कगार पर, बॉन्ड होता है एक रिश्ता, रिलेशनशिप। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोप्सी को बोलते हैं टिश्यू की एग्जामिनेशन करने को, जिससे बीमारी का पता लगता है। आ शेडेड प्लेजेंट प्लेस है गार्डन में, उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी तो एग्जामिनेशन है, बोवर नहीं है, मार्जिनल और पेस, नहीं बोवर है ना, बोवर है, बोवरिश था वो, बुरिश था, सॉरी वो तो बुरिश था जो असभ्य था। बोवर क्या होता है? शेड होती है एक, है ना, तो बोवर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बोवर को करेक्ट करो इसको, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। मार्जिनल होता है बहुत मामूली सा, पेव होता है स्मूथ करना किसी चीज़ को, बायोप्सी होता है एग्जामिनेशन, तो बोवर ही होता है शेड, एक गार्डन में शेड होता है उसको बोलते हैं बोवर। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन पीपल और थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिंक तो कगार है, हैपेंस्टेंस संयोग से होता है, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास हो रहा है, बॉन्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनेक्शन को बोलते हैं बॉन्ड। बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए भाई, ये सारे वर्ड्स हैं जो आज मैंने पढ़ाए हैं, टुडेज वर्ड्स 13 वर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल 13 वर्ड्स हैं। इसमें से आपको जितने समझ में आए, जितने याद हुए, आप मुझे बताएंगे। अगर इसमें से 13 में से आप 5 भी बता पाए तो ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एवरेज तरीके से तैयार हैं। अगर आप इसमें 8+ करते हो तो आप लगभग आप अच्छे खासे तैयारी है आपकी, ठीक है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप 10+ कर पा रहे हो फिर तो भाई बहुत अच्छा लेवल है आपका, आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन मिलने वाला है। 13 के 13 अगर आप बता दे रहे हो फिर तो आप मेरे लेवल पर हो, ठीक है, आप तो टीचर ही हो फिर तो। ऑलराइट, चलिए भाई, और नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और उसके बाद वहाँ से खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।